सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। एडी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग एएस पढ़ेंगे। एएस एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है। और एडी में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है और उसके बाद क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी पढ़ा है, वो पास्ट के लेक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप एक बना रखा है, अगर उसमें आपको ज्वाइन होना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर इज 8881988317, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। एग्रीगेट एग्रीगेट मतलब क्या होता है? एग्रीगेट मतलब मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, ठीक है। टोटल सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल सप्लाई। अब बताइए सप्लाई कौन करता है? सप्लाई हमारा करता है प्रोड्यूसर। सप्लाई हमारा कौन करता है? प्रोड्यूसर, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है, ठीक है। और हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में हम लोग कौन सी एग्रीगेट डिमांड और कौन सी एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे? प्लान्ड वाली, मतलब कि एक्स एंटे वाली। कौन सी पढ़ेंगे? एक्स एंटे, ठीक है ना। तो एक्स एंटे वाली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग प्लान टू प्रोड्यूस भी बोल सकते हैं। एएस को हम क्या बोलेंगे? प्लान टू प्रोड्यूस। क्या बोलेंगे? प्लान टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है कि एएस रिफर टू द एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान बाय द प्रोड्यूसर। एएस हमारा क्या है? एएस हमारा टोटल प्रोडक्शन है जो कि प्रोड्यूसर करने की सोच रहा है। यहाँ हम लोगों ने शुरुआत से, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस चैप्टर में हमें एक्स एंटे, और आपके सिलेबस में भी एक्स एंटे एएस है, एक्सपोस्ट एएस नहीं है। एक होता है एक्स एंटे, एक होता है एक्सपोस्ट। एक्सपोस्ट। तो एक्सपोस्ट अपने सिलेबस में नहीं है। एक्सेंटे, एक्सेंटे मतलब होता है प्लान। एक्सपोस्ट मतलब होता है एक्चुअल। एक्चुअल एडी और एएस नहीं है अपने में, प्लान एडी और एएस है। मतलब कि जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने की सोच रहा है वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एएस क्या होता है? एएस हमारा वो टोटल प्रोडक्शन है जो कि प्रोड्यूसर एक साल में करने की सोच रहा है। अब एक साल की बात हो रही, अकाउंटिंग ईयर ना, मतलब एक साल की बात हो रही, इसलिए एएस हमारा क्या कौन फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। क्या हो गया? फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। और एडी भी हमारा एक साल का देखा जाता था, इस वजह से वो भी हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि फ्लो हमारा होता है एट अ पीरियड ऑफ टाइम। और जहाँ भी हम पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक साल, एक महीने, एक दिन की बात करते हैं, वो सारे हमारे फ्लो कॉन्सेप्ट होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है। इट इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द। और एएस हमारा क्या बताता है? एएस हमारा बताता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कितना हो रहा है इकोनॉमी में एक साल के अंदर। वी नो। अब ये बात जरूर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपको आगे तक काम आएगी। हम लोग जानते हैं कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं, जब हम क्या करते हैं भाई, एग्रीगेट सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई करने से पहले प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। तो सप्लाई करने से पहले प्रोड्यूसर ने क्या करा? प्रोडक्शन करा। और प्रोडक्शन जब होता है तो क्या होता है? वैल्यू एडिशन होता है, वीए। वैल्यू एडिशन होता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये बात आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। आप ये प्रोड्यूसर हैं, आपने कोई चीज़ प्रोडक्शन करी, तो आप अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? वैल्यू एडिशन होता है कि नहीं होता है? मान लीजिए आपके पास कोई 10 रॉ मटेरियल है, 10 रुपए का रॉ मटेरियल है। उससे आपने फिनिश गुड्स बना दिया, उससे आपने कोई चीज़ बना ली 20 रुपए की। तो आपने वैल्यू एडिशन कितने का करा? 10 रुपए का करा कि नहीं करा? समझे कि नहीं समझे? तो हमेशा ध्यान रखिए, प्रोडक्शन जब करता है प्रोड्यूसर तो क्या होता है? वैल्यू एडिशन होता है, वैल्यू ऐड करता है। रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड करता है, तब वो जाके क्या बनता है? फिनिश गुड्स बनता है, ठीक है ना। ठीक है। ये बात तो आपको पता है कि वैल्यू एडिशन, और वैल्यू एडिशन के बाद क्या होता है? इनकम जनरेशन होता है। ये पूरी पूरी बात ध्यान रखिएगा। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद क्या हुआ? प्रोडक्शन के बाद वैल्यू एडिशन हुआ, और वैल्यू एडिशन के बाद क्या हुआ? इनकम जनरेट हुई। कैसे हुई बता रहा हूँ मैं। देखिए कोई चीज़ मान लीजिए 100 रुपए की, कोई चीज़ 100 रुपए का कोई रॉ मटेरियल था, 100 रुपए का रॉ मटेरियल था। उससे प्रोड्यूसर ने क्या करा? फिनिश गुड्स बना दिया 200 रुपए का। तो कितना वैल्यू एडिशन करा? वैल्यू एडिशन करा 100 रुपए का। 100 रुपए का जब वैल्यू एडिशन करा तो प्रोड्यूसर क्या करता है? जितना भी वैल्यू एडिशन करता है वो उठा के किसको दे देता है? वो उठा के लेबर को दे देता है। तो लेबर के लिए 100 रुपए क्या बन गई? इनकम, ठीक है ना। तो वैल्यू एडिशन, यहाँ ये माना गया है कि वैल्यू एडिशन किसके इक्वल रहती है? इनकम जनरेशन के इक्वल। नॉर्मली इकोनॉमी में तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बट आप यहाँ ये याद रखिए कि वैल्यू एडिशन, जितना प्रोड्यूसर वैल्यू एडिशन करता है उतनी ही उसकी इनकम जनरेट होती है। और इनकम वो किसको दे देगा? इनकम खुद थोड़ा बहुत रखता है और खुद थोड़ा बहुत फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दे देता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए
कि जब भी वैल्यू एडिशन होता है, मतलब पहले तो होता है प्रोडक्शन, फिर उसके बाद होता है वैल्यू एडिशन, फिर उसके बाद होती है इनकम जनरेशन, ठीक है ना? और इनकम को इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं। तो फिर अब मैं एक आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ। भाई एग्रीगेट सप्लाई करनी थी तो क्या करना पड़ा? एग्रीगेट सप्लाई करनी थी तो करना पड़ा प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन हुआ तो वैल्यू एडिशन हुआ, और वैल्यू एडिशन हुआ तो वैल्यू एडिशन किसके इक्वल होता है? इनकम जनरेशन, इनकम के। तो क्या हम एएस को वाई के इक्वल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? एएस और वाई एक ही है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई, क्योंकि एएस जब प्रोड्यूसर को एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल सप्लाई करनी थी, जब वो सप्लाई करने की सोच रहा था तो उसने क्या करा? उसने करा प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन करने के बाद क्या होता है? वैल्यू एडिशन होता है, और वैल्यू एडिशन जितना वैल्यू एडिशन करा उसने उसको उठा के इनकम जनरेट करी, और इनकम वो अपने पास थोड़ी रखेगा और थोड़ी प्रोड्यूसर को देगा। ध्यान से समझ रहे हैं ना आप वैल्यू एडिशन और इनकम का कॉन्सेप्ट? तो इसलिए एएस को हम किसके इक्वल बोलते हैं? वाई के इक्वल बोलते हैं, क्योंकि एएस मतलब होता है प्लान टू प्रोड्यूस। अब जब प्रोडक्शन होता है तो वैल्यू जनरेशन होता है, वैल्यू एडिशन होता है, और वैल्यू एडिशन किसके इक्वल रहता है? हमेशा इनकम के इक्वल। तो इसलिए एएस को हम वाई बोलते हैं, ठीक है ना? अब देखिए एएस हमारा क्या है? एएस की हम देखो डिफिनेशन देख लेते हैं। एएस रिफर टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर। एएस क्या है? एएस हमारा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है एक साल के अंदर। इट इज आइडेंटिकल विद द फ्लो ऑफ इनकम। एएस और वाई क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सेम होते हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम होता है। एएस एंड वाई देयरफॉर मे बी ट्रीटेड एज आइडेंटिकल टू ईच अदर। वही बात है कि एएस और वाई को हम लोग आइडेंटिकल मानते हैं। क्यों मानते हैं? मैंने आपको बता दिया है। ये पूरी आप टेबल याद रखिए। एएस जब एग्रीगेट सप्लाई होती है तो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है तो वैल्यू एडिशन होता है, और वैल्यू एडिशन होता है तो उतनी ही वैल्यू एडिशन इनकम जनरेट हो जाती है। वाई, वाई से याद रखिए, ठीक है ना? अब देखिए, तो एएस को ये याद रखिए, प्लान टू प्रोड्यूस बोलते हैं या डिजायर टू प्रोड्यूस। वहाँ हम लोगों ने एडी में जैसे पढ़ा था कि विश टू स्पेंड या विश टू स्पेंड, और यहाँ हमने पढ़ा प्लान टू प्रोड्यूस या डिजायर प्रोडक्शन, ठीक है ना? जो कि प्रोड्यूसर करना चाहता है, वो प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर करना चाहता है एक साल के अंदर विथ हिज गिवन इनकम। अब देखिए, जब एएस और वाई को एक ही बोल दिया गया तो यहाँ जो शेड्यूल में वाई और एएस देखिए एक ही है कि नहीं है? दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि वाई और एएस को आपको कांस्टेंट रेशियो से इंक्रीज करना है। देखिए यहाँ भी 20 के रेशियो से बढ़ रहा है इनकम हमारा, और यहाँ एग्रीगेट सप्लाई भी 20-20 के रेशियो से बढ़ रही है। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि अपने सिलेबस में एएस और एडी का डायग्राम लीनियर है, और कोई भी डायग्राम लीनियर मतलब कि स्ट्रेट लाइन कब बनता है? जब वो कांस्टेंट रेशियो से इंक्रीज कर रहा हो तभी वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कांस्टेंट रेशियो से आपको इंक्रीज करना है, ठीक है? ये देखिए कांस्टेंट रेशियो से बढ़ना है। अब देखिए, समझते हैं, थोड़ी ये चीज़ समझ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। सबसे पहला लिखा है कि आइडेंटिटी बिटवीन वाई एंड एएस। वाई और एएस मतलब एएस इज इक्वल टू जो वाई है, वो आइडेंटिटी क्या बता रही है हमें? Identity between the Y and AS shows that producer in the economy are ready to supply all that they wish to produce. Y और AS के बीच में जो आइडेंटिटी है, मतलब जो दोनों सेम है, वो ये बता रहे हैं कि प्रोड्यूसर रेडी है, प्रोड्यूसर तैयार है सप्लाई करने के लिए जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना? देखिए लिखा है shows that the producer in the economy are ready to supply। प्रोड्यूसर तैयार है सप्लाई करने के लिए जो वो प्रोड्यूस करने की सोच रहा है, ठीक है ना? ऑल दैट दे विश टू प्रोड्यूस, ठीक है? वाई और एएस के बीच में आइडेंटिटी क्या बता रही? वाई और एएस के बीच में आइडेंटिटी ये बता रही है, वाई और एएस जो सेम है वो ये बता रहे हैं कि प्रोड्यूसर तैयार है, प्रोड्यूसर भाई तैयार है वो चीज़ सप्लाई करने के लिए जो वो सोच रहा है प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना? अब ये इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि प्रोड्यूसर हमेशा तैयार रहता है सप्लाई करने के लिए। प्रोड्यूसर हमेशा तैयार क्यों रहता है? प्रोड्यूसर हमेशा सप्लाई करने के लिए तैयार क्यों रहता है? जो वो चाह रहा है बना ले, वो सप्लाई करने के लिए तैयार क्यों रहता है? बोलने का मतलब है कि प्रोड्यूसर ऑलवेज रेडी क्यों रहता है सप्लाई करने के लिए? होता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमेशा हमारी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी रहती है। क्या रहती है? एक्सेस कैपेसिटी। अब एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है? एक्सेस कैपेसिटी मतलब कि हमेशा हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयड लोग रहते हैं या अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज रहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे इंडिया में अनएम्प्लॉयड लोग हैं तो इनको हम एक्सेस कैपेसिटी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि ज़्यादा कैपेसिटी अवेलेबल है, एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है, इसका यूज़ नहीं करा गया।
तो नॉर्मली क्या होता है, डेवलपिंग जो कंट्रीज़ होती हैं जैसे इंडिया लाइक, तो यहाँ क्या होता है कि हमारे एक्सेस कैपेसिटी बहुत अवेलेबल होती है। मतलब कि अनएम्प्लॉयड लोग बहुत अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपकी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है और उस केस में आप जैसे मान लो आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसकी डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम थी, तो आप इस एक्सेस कैपेसिटी का यूज़ करके सप्लाई बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? भाई मान लीजिए आपकी इकोनॉमी में 500 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। 500 लोग अनएम्प्लॉयड हैं और उसी जगह क्या हुआ कि आप कोई कंपनी चला रहे थे, तो उसमें क्या कहते हैं कि उस आप जो चीज़ बना रहे थे, उसकी डिमांड एकदम से बढ़ गई। एकदम से लोग डिमांड बहुत ज़्यादा करने लगे, तो आपको प्रोड्यूस करने के लिए लोग चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे? तो जो इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है, मतलब कि अनएम्प्लॉयड लोग जो अवेलेबल हैं, उसको आप यूज़ करके सप्लाई बढ़ाएँगे कि नहीं बढ़ाएँगे? और जैसे ही सप्लाई बढ़ाएँगे तो क्या होगा? डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बोलने का मतलब ये है कि हमेशा हमारी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी मतलब ईसी अवेलेबल रहती है और उस केस में अगर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है, तो प्रोड्यूसर क्या करता है कि इस एक्सेस कैपेसिटी का यूज़ करके सप्लाई बढ़ाता है और डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई कर देता है। समझे कि नहीं समझे बात? ये बात। और इस एक्सेस कैपेसिटी क्यों अवेलेबल रहती है? क्योंकि एक्चुअली में हुआ क्या था कि जॉन मेनार्ड कीन्स, जेएम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, 1929 में अमेरिका में क्या हुआ था? ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया था उसकी अगर हिस्ट्री में जानना चाहें आप, तो उस टाइम एक्चुअली में क्या हुआ था, जो सबसे बड़ा वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज है, तो वो क्या कहते हैं सबसे बड़ा दुनिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो क्या हुआ था, वो कोलैप्स हो गया था। वहाँ किसी ने अफ़वाह उड़ा दी थी कि ये सारी कंपनियाँ गड्ढे में जाने वाली हैं, लॉस में जाने वाली हैं। तो जितने भी लोगों ने शेयर परचेज़ करे थे, वो लोगों ने सेल करना चालू कर दिए थे। उस टाइम जो भी स्टॉक एक्सचेंज में लोगों ने शेयर पैसा लगाया था, वो वापस लोग लेने लगे थे। तो वापस इस लोग लेने लगे तो इकोनॉमी से एकदम से पैसा जाने लगा। भाई लोग अपना पैसा विथड्रॉ करने लगे, कंपनी की वैल्यू डाउन होने लगी और इकोनॉमी से एकदम से पैसा जाने लगा। तो उस टाइम अमेरिका में अबाउट 25 या 30% लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। 35%, 25 या 30%, 25% या 30% अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो इसी को देखते हुए कीन्स ने बोला कि हमेशा हमारी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल रहती है। मतलब हमेशा हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयड पर्सन अवेलेबल रहते हैं। तो उन अनएम्प्लॉयड पर्सन का यूज़ करके हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं। और अगर इकोनॉमी में हमारी डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है, किसी भी प्रोडक्ट की मान लीजिए डिमांड ऑफ एक्स ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ एक्स है, तो उस केस में आप एक्सेस कैपेसिटी का यूज़ करके सप्लाई बढ़ा दीजिए तो डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई हो जाएगा, प्राइस का कोई रोल नहीं रहेगा। बात आप समझ रहे होंगे क्यों ये एक्सेस कैपेसिटी रहती है, क्योंकि कीन्स ने बोला था 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में, तो इस वजह से उसको देखते हुए कीन्स ने सारी इकोनॉमीज़ के लिए ये बात बोली थी। वही बात ही मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ लिखा है। दिस इज बिकॉज देर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, यहाँ लिखी लिखा है दिस इज बिकॉज देर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी अकॉर्डिंगली व्हेन देर इज राइज इन डिमांड। वही बात है कि हमेशा हमारी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी रहती है और अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? भाई अगर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है किसी प्रोडक्ट की तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर के पास एक ही हथियार है कि वो सप्लाई भी बढ़ा दे। तो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्ड टू अ प्लान करेगा वो इक्वल सप्लाई। तो क्या होगा, जो इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है, एक्सेस कैपेसिटी मतलब अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नॉर्मल सी बात है, कोई ये बहुत टफ नहीं है, ठीक है ना? अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एएस टू एनी इंक्रीज इन एडी लीड टू अ कांस्टेंट प्राइस लेवल। वही बात बोल रहा है कि अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो सप्लाई आपने कैसे बढ़ाई? एक्सेस कैपेसिटी का यूज़ करके। तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई कर दिया आपने, सप्लाई आपने एक्सेस कैपेसिटी की हेल्प से बढ़ा ली। तो यहाँ कोई प्राइस का रोल थोड़ी ना रहा, तो प्राइस रिमेन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है इस केस में, ठीक है ना? और ये वो मैंने आपको बता दिया ग्रेट डिप्रेशन वाली बात। अब एक बात बताइए, अगर अनएम्प्लॉयड लोग होंगे, एक्सेस कैपेसिटी हमारी इकोनॉमी में रहेगी। एक बात बताइए आप, इस समय अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ है, ठीक है? तो अनएम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? लैक ऑफ डिमांड है। जब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होता है मतलब कि जब इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल रहती है तो उस केस में डिमांड भी कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो ज़्यादातर लोग जब अनएम्प्लॉयड हैं तो डिमांड भी क्या करते हैं, वो लोग कम करते हैं, ठीक है? काफ़ी चीज़ों की डिमांड कम करते हैं। तो वही बात बोलने की है, कीन्स ने सिंपल सा ये बोला था कि 1929 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था।
तो उसको देखते हुए कीन्स ने ये बोला था कि हमेशा हर इकोनॉमी में कुछ ना कुछ एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल रहती है। कुछ ना कुछ एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल रहती है और उस एक्सेस कैपेसिटी को आप तभी यूटिलाइज़ कर सकते हैं जब आपकी क्या कहते हैं डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए प्रोडक्ट की। कोई भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस केस में आप एक्सेस कैपेसिटी का यूटिलाइज़ करके सप्लाई भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना? ये बात है सिंपल सी, ठीक है ना? अब देखिए डायग्राम आप देख रहे होंगे वाई और एएस को जब एक ही बोला गया है तो नॉर्मल सा जो हम डायग्राम बनाएँगे वो स्ट्रेट लाइन सिर्फ एएस और ए एस इज इक्वल टू वाई लिख देंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ भी मैं ए एस लिखूँ चाहे या जहाँ भी मैं वाई लिखूँ तो आप समझ लीजिएगा वो ए एस है, एग्रीगेट सप्लाई है। और ए एस और वाई क्यों इक्वल होते हैं मैंने आपको भी बता दिया है, ठीक है ना? वाई एक्स एक्सिस में हम क्या लेंगे इनकम और जीडीपी लेंगे, वाई एक्सिस में ए एस लेंगे। जीडीपी कौन सी? रियल जीडीपी। इसका रीज़न क्या है ये मैं आपको 8th चैप्टर में बताऊँगा, ठीक है ना? अब देखिए और इस लाइन को हम 45 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 45 डिग्री। 45 डिग्री है ना लाइन, ठीक है। अब आते हैं हम कंजप्शन फंक्शन में। कंजप्शन फंक्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपने पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई। रुकिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ऐसे पढ़ा था। तो सी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना? फिर उसके बाद हम लोग एस को डिटेल में पढ़ेंगे। एक आपने और कॉन्सेप्ट पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपकी इनकम है। तो इनकम या तो हमारी कंजप्शन में खर्च होती है या तो सेविंग में जाती है। तो इनकम या तो हम कंजप्शन में खर्च करते हैं या तो कहाँ जाती है? सेविंग में जाती है, ठीक है? तो हम लोग पहले कंजप्शन को डिटेल में पढ़ेंगे और सेविंग को डिटेल में पढ़ेंगे। और सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? इनकम से रिलेटेड है। एएस भी इनकम से रिलेटेड था, एडी भी इनकम से रिलेटेड था, कंजप्शन भी इनकम से रिलेटेड है और सेविंग भी इनकम से रिलेटेड है। इन सब में एक अच्छी बात ये है कि सारे पॉजिटिवली रिलेटेड है इनकम से। मतलब कि अगर इनकम बढ़ रही है हमारी, मान लीजिए इनकम हमारी बढ़ लीजिए है तो कंजप्शन भी हमारा बढ़ रहा है, पॉजिटिवली रिलेटेड है। वहाँ भी था एडी, इनकम हमारा बढ़ रहा था तो एडी भी हमारा बढ़ रहा था, बट वाई और एएस में दोनों कांस्टेंट थे। बट हाँ एएस हमारा बढ़ रहा था तो वाई भी बढ़ रहा था, ठीक है ना? कांस्टेंट रेशियो से बढ़ रहे थे बट हमारे बढ़ रहे थे। तो सब चीज़ें अगर इनकम बढ़ रही तो एएस भी बढ़ रहा था, एडी भी बढ़ रहा था और इनकम भी बढ़ रही है, तो दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है ना? कंजप्शन कौन करता है? कंजप्शन कौन कौन करता है? भूत तो करते नहीं, कंजप्शन करता है हाउस होल्ड। कंजप्शन करता है हाउस होल्ड और कंजप्शन हमारा एग्रीगेट डिमांड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि हम लोगों ने एडी इक्वल टू सी प्लस आई पढ़ा था। तो एडी में सी आया था कि नहीं आया था, तो इसलिए कंजप्शन हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था एडी का। दूसरी बात, कंजप्शन हमारा डायरेक्टली रिलेटेड किससे होता है? इनकम से, कि इनकम अगर बढ़ेगी तो हमारी कंजप्शन भी बढ़ेगी। हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ सी। ये हम इक्वेशन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सी, ठीक है? तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं, ठीक है? अब देखिए द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन अलजेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई। सी और वाई के बीच में जो रिलेशन है, सी और वाई के बीच में क्या रिलेशन है? सी और वाई, भाई वाई बढ़ता है तो सी भी बढ़ता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। फंक्शनल रिलेशन जो एक रिलेशन है किसके बीच में? रिलेशन को सबसे पहली बात एफ से डिनोट करते हैं। फंक्शन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, तो इसको रिलेशन को एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो रिलेशन जो किसके बीच में? रिलेशन जो हमारा कंजप्शन और इनकम के बीच में फंक्शनल रिलेशन है, जो उसको हम क्या बोलते हैं? कंजप्शन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है? दूसरी बात, कंजप्शन कौन करता है? हाउस होल्ड करता है, ठीक है, इकोनॉमी में। अब देखिए थोड़ा हम चीज़ें पढ़ लेते हैं। स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू वाई द इकोनॉमिस्ट हैव फॉलोइंग। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है? चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये है शेड्यूल, इसमें आप देखिए सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि इस पूरा जो एडी और एएस का चैप्टर है वहाँ इनकम और सी या इनकम एडी या इनकम एएस जो भी है हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, सबको कांस्टेंट रेशियो से इंक्रीज करना है। आपको कांस्टेंट रेशियो से इंक्रीज करना है, ये बात आप बिल्कुल ना भूलिएगा। तो देखिए इनकम यहाँ 50 के रेशियो से बढ़ रहा है और आप कंजप्शन देखिए 40 के रेशियो से बढ़ रहा है, ठीक है ना? ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट रेशियो से बढ़ाना है, ठीक है ना? कांस्टेंट रेशियोज़ बढ़ाना है और 2 बातें याद रखिएगा, एक तो क्या कांस्टेंट रेशियोज़ बढ़ाना और दूसरी बात क्या याद रखिएगा मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ कि इनकम जब 0 है और
कंजप्शन कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन बोल दीजिए या इंडिपेंडेंट कंजप्शन। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट। तो ये कंजप्शन क्या है? इंडिपेंडेंट है। भाई इनकम तो हमारी ज़ीरो है, तो इसलिए ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, हमारी इनकम में नहीं डिपेंड कर रहा है, किसी दूसरे की इनकम में डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना? तो ये इंडिपेंडेंट कंजप्शन है, ठीक है ना? ऑटोनॉमस कंजप्शन। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि एक पॉइंट तक हमारी इनकम ज़्यादा रहेगी। एक पॉइंट तक हमारी क्या रहेगी? रुकिए 1 मिनट। एक पॉइंट तक हमारा कंजप्शन ज़्यादा रहेगा इनकम से, एक पॉइंट तक हमारा कंजप्शन और इनकम इक्वल रहेगा, और एक पॉइंट के बाद हमारी इनकम ज़्यादा हो जाएगी कंजप्शन से। मैं लिख देता हूँ, एक पॉइंट तक हमारा कंजप्शन इनकम से ज़्यादा रहेगा, एक पॉइंट में हमारा कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम रहेगा, और एक पॉइंट में हमारी इनकम ज़्यादा रहेगी कंजप्शन से। बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि आपको वाई और सी को कांस्टेंट रेशियो से इंक्रीज़ करना है। जैसे कि यहाँ हुआ है 0 से 50 गए, 50 से 100 गए। और दूसरी बात आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, सी ग्रेटर देन वाई, सी इज़ इक्वल टू वाई, और वाई ग्रेटर देन सी। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कंजप्शन ज़्यादा होगा इनकम से एक पॉइंट तक, फिर उसके बाद सी इज़ इक्वल टू वाई होगा, फिर वाई ग्रेटर देन सी होगा, ठीक है? ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर आप शेड्यूल बनाते हैं तो इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल बाय हार्ट याद रखना है, ठीक है ना? तो इसको हम बोल देते हैं क्या? ऑटोनॉमस कंजप्शन। क्या बोल देते हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन, जहाँ इनकम हमारी ज़ीरो है और कंजप्शन कुछ ना कुछ कर रहे हैं। दूसरी बात, जितना हम कमा रहे हैं, जितना हम कमा रहे हैं उतना अगर पूरा हम खर्च कर देते हैं, जितना हमने कमाया उतना हमने खर्च कर दिया, मतलब y इज इक्वल टू सी, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ध्यान रखिएगा, ब्रेक इवन पॉइंट की बोलते हैं। y इज इक्वल टू सी जहाँ भी आपको मिले उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है ना? अब देखिए दूसरी बात, तीसरी बात आपको इस शेड्यूल में क्या रख रही है? देखिए मैं शेड्यूल के ही थ्रू सारे पॉइंट समझा दूँगा। पहला पॉइंट तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ आपकी इनकम ज़ीरो है, वहाँ आप कुछ ना कुछ कंज़प्शन कर रहे हैं, उसको हम ऑटोनॉमस कंज़प्शन बोलते हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट कंज़प्शन बोलते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि एक पॉइंट तक हमारा सी ग्रेटर देन वाई रहेगा, फिर उसके बाद सी इज़ इक्वल टू वाई रहेगा, फिर सी लेस देन वाई रहेगा। ये तीनों बात हो रही हैं, लाइन से पूरी बातें तीनों ये हो रही हैं। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि शुरुआत में देखिए, शुरुआत में क्या था कि हमारा कंजप्शन ज़्यादा मतलब बढ़ रहा था और इनकम हमारी कम बढ़ रही थी। देखिए जब हमारी इनकम ज़ीरो थी तो सी 20 था, फिर उसके बाद जब हमारी इनकम 50 थी तो कंजप्शन 60 था। मतलब शुरुआत में हमारा कंजप्शन हमारा क्या कहते हैं कि बराबर था, या कंजप्शन बोल दें, कंजप्शन ज़्यादा था इनकम से। फिर उसके बाद कंजप्शन इक्वल हो गया इनकम के, और फिर उसके बाद कंजप्शन क्या हो गया? पीछे छूट गया इनकम से, क्योंकि देखिए कंजप्शन हो गया 140 और इनकम हो गया 150। तो आपको ये याद रखना है कि हाँ, हमारा वाई और सी हमारे दोनों बढ़ते हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव रिलेटेड हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है कि हमारा सी पीछे छूट जाता है, इनकम ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। नॉर्मल से जो हम लोगों की लाइफ में होता है कि जब हम लोग अभी कुछ नहीं कमा रहे हैं तो हम लोग कंजप्शन ज़्यादा है, हमारे पापा मम्मी की इनकम्स के थ्रू कंजप्शन हमारा हो रहा है। बट जब हम कमाते हैं तो जितना पहले तो जितना कमाते हैं उतना खर्च करते हैं, फिर आफ्टर सर्टेन टाइम जब हम लोग फैमिली होती है तो हम लोग इनकम ज़्यादा कमाते हैं, मतलब ज़्यादा अर्न करते हैं और कंजप्शन कम करते हैं, हम लोग सेविंग ज़्यादा करने लगते हैं। तो हम बोलेंगे कि इस पॉइंट तक, यहाँ तक माइनस सेविंग हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं सेविंग, जो सेविंग थी वो भी निकल रही थी। और यहाँ पे जहाँ 100 इज़ इक्वल टू 100 है, मतलब y इज़ इक्वल टू c है, यहाँ पे सेविंग ज़ीरो हो रही थी, क्योंकि जितना हम कमा रहे हैं उतना खर्च कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट, यहाँ हम सेविंग करने लगे, तो यहाँ प्लस सेविंग क्यों क्यों करने लगे सेविंग? क्योंकि हमारी इनकम देखिए 150 है और कंजप्शन हम 140 कर रहे हैं, मतलब कि 10 रुपये हम सेव कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बात? और यहाँ हम कितना सेविंग से निकाल रहे हैं? -20। और यहाँ हम कितना सेविंग से निकाल रहे हैं? -10। क्यों? क्योंकि देखिए इनकम तो हमारी ज़ीरो है और कंजप्शन हम 20 का कर रहे हैं, तो सेविंग ही से तो पैसा ला रहे हूँ 20, तो सेविंग हमारी कितनी है यहाँ? 20 है, -20 सेविंग से, क्योंकि पैसा निकाल रहे हैं। ये कैसे आया? ये आया y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस फॉर्मूले से। अब y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस फॉर्मूला लगाएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सेविंग क्या है, ठीक है ना? तो आप इन सारी वैल्यूज़ को आप रख के देखेंगे इस फॉर्मूले में, y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस में, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना? अब ये जो मैंने आपको बताया, ये जो
मैंने अभी चीज़ बताई थी, ये आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम डायग्राम एज सच कुछ ऐसा है नहीं जो आपको ना समझ में आए। देखिए थोड़ा डिटेल अच्छे से देखिएगा। ये हमारी बन गई इनकम लाइन। ये हमारी क्या बन गई? इनकम लाइन। एक मिनट, ये हमारी क्या बन गई? इनकम लाइन। ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन होती है, इसको लाइन ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और क्या कहते हैं? 45 डिग्री। सबसे पहले आपको ये बना देनी है, ठीक है। फिर आपको प्लॉटिंग करनी है कि जब आपकी इनकम हमारी ज़ीरो थी तो कंजप्शन कितना था? 20। तो इनकम ज़ीरो यहाँ होगी और कंजप्शन 20। ये देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। इसको हम लोग ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं। ये जो 20 है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन। और ऑटोनॉमस कंजप्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं? सी बार से। किससे डिनोट करते हैं? सी बार से, ठीक है। और इसको हम इंटरसेप्ट भी बोल सकते हैं। जहां से कोई भी डायग्राम स्टार्ट होता है, ये जो 20 है, रुकिए, हाँ, ये जो 20 है इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इंटरसेप्ट मतलब कि जहाँ यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये मैथमेटिकल टर्म है, बट हाँ आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, तो इसलिए इसको इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको ऑटोनॉमस कंजप्शन भी बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन, ठीक है। दूसरी बात, जहाँ y इज इक्वल टू सी हो रहा है, मतलब कि जहाँ इनकम जितनी हमने कमाई उतनी खर्च करी, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, y इज इक्वल टू सी बोलते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आप b के लेफ्ट में देखिए, बी के लेफ्ट में मतलब ये एरिया देखिए, ये पूरा एरिया, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये स्काई ब्लू कलर है, आई थिंक, हाँ ये स्काई ब्लू कलर कलर है। तो यहाँ अगर आप बी के लेफ्ट में देखें तो कंजप्शन हमारा ज़्यादा है इनकम से, है कि नहीं है? और अगर बी के राइट में देखिए आप इधर, तो हमारा इनकम ज़्यादा है कंजप्शन से, ये याद रखिए, ठीक है ना। और एक्स एक्सिस में क्या लिया गया है? हमेशा की तरह क्या लिया गया? इनकम। हर डायग्राम में देखिएगा आप, एग्रीगेट डिमांड के जितने भी चैप्टर है वहाँ एक्स एक्सिस में इनकम ही को लिया गया है और वाई एक्सिस में कंजप्शन को लिया गया है। डायग्राम ये याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनकम हमारी देखिए जीरो से स्टार्ट हो रही, बट कंजप्शन कभी भी जीरो से नहीं स्टार्ट होगा। आप लोग जानते हैं कंजप्शन कुछ ना कुछ तो करेंगे ही हम लोग, ठीक है ना। ये चीज़, बस यही सारी चीज़ें इन लोगों ने भी वही चीज़ें बताई हैं जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है ना, वही चीज़ें बताई हैं। आपको एग्ज़ाम में डायग्राम जब बनाइए तो प्लॉटिंग एक-एक प्लॉटिंग करिए। ये नहीं कि ये वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में लिखना भूल गए, वाई एक्सिस में लिखना भूल गए क्या था, क्या नहीं था। शॉर्ट फॉर्म कभी ना लिखिए, वाई कभी ना लिखिए, इनकम लिखिए। और भले चाहे ब्रैकेट में आप वाई लिख दीजिए, ऐसा, मगर शॉर्ट फॉर्म अकेले ना लिख के आइए, ठीक है ना? नहीं तो वो आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर देगा। ब्रेक इवन पॉइंट, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में भी आया था और 2021 में भी आने के चांसेस इसके हैं, ठीक है ना। और ये पहले भी आ रहा था एक्चुअली, ये नहीं है कि 20 में ही आया है, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन जरूर पढ़िए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको कैसे डायग्राम को एक्सप्लेन करना है वो आपको बताएगा, ठीक है ना। अब देखिए, वही बातें लिखी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा ना, ये जो लिखा है, ये जो लिखा है, ये मैं आपको पढ़ के अगर बताऊंगा ना तो आप कहेंगे क्या सर टाइम पास कर रहे हैं। वही बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, वर्बली बता दी हैं, ओरली बता दी, तो वो क्या कहते हैं, यही बातें लिखी हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें, यही सब लिखा है। तो आप एक बार डायग्राम पढ़िए, तो बुकों को समय दीजिए, तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। बाकी तो मैं तो वो ही। अब देखिए स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन। स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन, आपने अगर ध्यान दिया हो अपना 10th क्लास में, जिसने भी मैथ ली हो, शायद आप लोगों ने ना ली हो 10th में मैथ। जब भी हम किसी भी लाइन का स्लोप निकालते हैं, जब भी, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, जब भी मैं किसी भी लाइन का हम लोग स्लोप निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाते थे? फॉर्मूला लगाते थे हम लोग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये लगाते थे कि नहीं लगाते थे? लगाते थे। जब भी हम किसी भी लाइन का स्लोप निकालते थे तो हम फॉर्मूला क्या लगाते थे? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है भाई। चलो भाई लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। हाँ, जब भी हम किसी भी लाइन का स्लोप निकालते थे तो हम क्या फॉर्मूला लगाते थे? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है। अब यहाँ कंजप्शन का स्लोप निकालना है, कंजप्शन का स्लोप निकालना है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई? डेल्टा वाई, वाई एक्सिस में हमने क्या लिया है? कंजप्शन लिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे डेल्टा सी, नहीं लिख सकते हैं। और डेल्टा एक्स मतलब एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया है? इनकम ली है, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि नहीं? डेल्टा वाई। तो देखिए कंजप्शन का स्लोप का फॉर्मूला बन गया डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई।
समझे कि नहीं समझे? और यहाँ हमने प्लस साइन क्यों लगा रखा है? यहाँ हमने प्लस साइन इसलिए लगा रखा है कि अगर इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन भी बढ़ता है, तो इसलिए यहाँ प्लस साइन है, माइनस का साइन नहीं है। आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, वहाँ माइनस का साइन लगा रहता था। वहाँ जब लॉ ऑफ डिमांड का स्लोप निकालते थे 11th क्लास में, तो वहाँ माइनस का साइन लगा रहता था। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप रहता था। भाई जिसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा उसको तो हम माइनस साइन से शो करेंगे, बट यहाँ हम प्लस साइन, और प्लस साइन हम लगाते नहीं, माइनस साइन ही लगाते हैं, प्लस साइन नहीं लगाते, ठीक है ना? तो इसलिए जब हम एमपीसी का, जब हम कंजप्शन का हम स्लोप निकालते हैं तो उसको हम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई से डिनोट करते हैं। और कंजप्शन का जब हम स्लोप निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कुछ नहीं है, ये बोलता है कि इनकम हमारी जितनी बढ़ी है, मान लीजिए ये आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी एडिशनल इनकम यहाँ कितनी बढ़ रही थी, एक मिनट की, आपकी इनकम यहाँ 0 से 50 रुपये बढ़ी। आपकी इनकम कितनी बढ़ी? 50 रुपये बढ़ी। तो आपने एडिशनल इनकम से एडिशनल कंजप्शन कितना कर रहे हैं? आपकी अगर 50 रुपये इनकम बढ़ रही तो आप कंजप्शन कितना कर रहे हैं? 40 का। देखिए 20 से 60 आ गए कि नहीं आ गए? तो अब इसका मतलब क्या हुआ? 40 का। तो एडिशनल इनकम के बढ़ने से आपने कंजप्शन कितना बढ़ा है, यही हमारा क्या बताता है? एमपीसी। मतलब वही ना, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई मतलब चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। एमपीसी क्या है? एमपीसी रेशियो है चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम का। एमपीसी बताता है इनकम के चेंज होने से आप कंजप्शन में कितना चेंजमेंट कर रहे हैं, कितने आपने कंजप्शन बढ़ा दिया है। ठीक है ना? यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए, और थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।